ओके ना। हम देख रहे थे सिस्टम डॉट आउट ऑफ रेंज। इसके अंदर आपके जो एरे है उसके इंडेक्स के हवाले से बात कर रहे थे कि आपका अगर एरे का इंडेक्स चेंज है या ज़्यादा हो गया है या आपने गलत दे दिया है तो उस वक्त आपके पास ये मैसेज सबमिट होगा। ये आउटपुट आपके पास आ रहा होगा। देन वी हैव सिस्टम डॉट एरे टाइप मिसमैच। सिस्टम डॉट एरे टाइप मिसमैच जब हम बात करते हैं एरे टाइप मिसमैच की, इसके अंदर हम इस तरह से ये एरे उस वक्त जनरेट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर का एरे लिया हुआ है ऊपर, लेकिन जब आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है तो वो किसी फ्लोट के अंदर है या उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है जो आपके एरे की टाइप से बाहर निकल गई, उस वक्त आपके पास आता है सिस्टम डॉट एरे टाइप मिसमैच। फिर आपके पास आता है सिस्टम डॉट नल रेफरेंस एक्सेप्शन। नल रेफरेंस एक्सेप्शन क्या करता है? हैंडल्स एरर जनरेटेड फ्रॉम रेफरिंग अ नल ऑब्जेक्ट। समटाइम्स इस तरह से होता है कि हमने कोई चीज़ कॉल करी या कोई इस तरह से काम करा, लेकिन उस वेरिएबल के अगेंस्ट में कोई वैल्यू मौजूद नहीं होती या हमने उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की होती, उस वक्त आपके पास ये एरर जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना प्रोग्राम लिखा, आपने इनिशियलाइज करा ए बी और सी, लेकिन जब आप अपना पूरा प्रोग्राम बना रहे थे तो आपने नीचे फॉर्मूले के अंदर कहीं पे डी भी यूज कर लिया जो आपने पहले ऊपर कहीं पर यूज इनिशियलाइज नहीं करा था। ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ आपके पास कहलाती है कि आपने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करा है जो नल है जिसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। फिर सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, यही वही चीज़ जो ऊपर आपने लिख करा है। ये एरर उस वक्त जनरेट होता है जब आप किसी चीज़ को डिवाइड कर दो जीरो से। सबको पता है कि मैथ के अंदर अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कर दो जीरो से या जीरो को किसी चीज़ से डिवाइड कर दो तो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ एरर जनरेट हो रहा होता है। वो इस एरर, ये जो एरर है या ये जो एक्सेप्शन है उस एरर को इंडिकेट कर रहा होता है या उस एरर से डील कर रहा होता है। फिर आता है सिस्टम डॉट आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। आउट ऑफ मेमोरी के अंदर क्या होता है? जब हम अपना कोई काम वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेट्स से कि हम 32 बिट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, जब मैंने कोई अपनी मेमोरी दी या कुछ काम कर रहे हैं तो वो एट दैट टाइम में 32 की बजाय थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। सही है? वो जो एलोकेटेड जगह थी, एलोकेटेड मेरे पास पावर्स थी, मैं उससे ज़्यादा का वेरिएबल या उससे ज़्यादा की वर्किंग शुरू कर यूज़ करूँगा तो मेरे पास कहलाएगा आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। ये चीज़ें आपके पास मोबाइल वगैरह के अंदर भी आ रही होती है, लेकिन ये फ्यूचर प्रोडक्ट के लिहाज से आपको शो कर रहा होगा। आप देखो अपने मोबाइल की जो आपके पास बैटरी वो है, आप बैटरी को भी ले सकते हो। अगर आपके पास मेमोरी है, जैसे ही आपकी मेमोरी फिल हो रही होती है वो वहाँ पर आपको एरर शो करना, एरर दिखाना शुरू कर देते हैं कि भैया आपकी जो मेमोरी है वो फुल होने वाली है, काइंडली इसको रिचार्ज कर लें, काइंडली इसको चेंज कर लें या रिफ्रेश कर लें। सेम इसी तरह से आपके पास और डिफरेंट तरह के मेमोरी के जो है एरर्स जनरेट हो रहे होते हैं। फिर आपके पास आता है सिस्टम डॉट स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ये हैंडल करता है आपके एरर जनरेटेड फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो। अब ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। मेमोरी वाली है और अच्छे एग्जाम्पल आपके पास कंप्यूटर में भी होती है। आप जैसे सी डी ई ड्राइव है, अगर आप देखो ये कोई ड्राइव फिल होने वाली है, सही है, पहले तो उसका बार जो है वो ब्लू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेमोरी खत्म होगी वो रेड हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। इस तरह से वो वर्क कर रहा था। और जैसे आप उसकी जब प्रोग्राम बनाए गए तो उसकी डबल लिमिट टाइप रखी हुई है। फर्स्ट लिमिट के अंदर आपको जस्ट इंडिकेशन हो रही होती है उस रेड से, लेकिन अगर आप उसको भी इग्नोर करके और आगे चलते जाते हो, का अपनी उसमें चीज़ें सेव करते जाते हो, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पॉपअप शो होना, पॉपअप जो है वो देखना शुरू हो जाएगा कि भाई आपके पास मेमोरी जो है वो कम रह गई। आप अपना
कोई भी चीज़ स्टफ उस ड्राइव के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते ड्यू टू लेस मेमोरी। इस तरह के आपके पास डिफरेंट मेमोरी के वो आ रहे हैं। स्टैक ओवरफ्लो में क्या होता है, स्टैक के अंदर क्या होता है, हमने एक जगह बनाई होती है साइड में, हम उस जगह के अंदर हम उस हिडन मेमोरी प्लेस के अंदर अपनी चीज़ों को पुश कर रहे होते हैं, और ये काम चलता है लीफो के ऊपर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में इन होता है वो सबसे पहले आपके पास बाहर जाता है। फिर इसके बाद आता है आपके पास हैंडलिंग एक्सेप्शन। इसके बाद फिर आपके पास आता है हैंडलिंग एक्सेप्शन। इसके अंदर क्या होता है, CH provides a structured solution to the exception handling in the form of try and catch block. Using these blocks are the core program statement. Using these blocks, the core program statement are separated from the error handling statements. यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है कि जो आपका सी हैश है वो आपको एक्सेप्शंस को जिस तरह के ऊपर लिखेंगे, इन एक्सेप्शंस को डील करने या इन एक्सेप्शंस को पकड़ने के लिए ट्राई एंड कैच का फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। ये कॉके ट्राई और कैच का जो ब्लॉक है वो आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी लाइन, कौन सी वे जो है आपके हैंडलिंग प्रोसेस को या जो भी आपका एरर आ रहा है उसको चेक करेगा। मोस्टली हम इन प्रोग्राम्स को, ये जो ट्राई एंड कैच वाले प्रोग्राम है, हाइड रखते हैं कई बैकग्राउंड में कि ताकि किसी और को ये बात ना पता चल सके या कोई और इसका फायदा ना उठाए। These error handling blocks are implemented using the try-catch and finally keyword. Following is an example of a throw exception when divided by 0 clear. फिर उसके बाद आपके पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको हैंडलिंग के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको इसको हैंडल करना है। मैं इस प्रोग्राम को नीचे ले जाता हूँ ताकि एक पेज पे आप उसको इजीली नजर आ जाए। क्या आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है? जी सर। अगर आप इसको ऊपर से देखना शुरू करो, पूरा प्रोग्राम आपको ऐसे चल रहा है। जब उसने डिवाइड नंबर और उसका रिजल्ट लिया तो उसके फौरन बाद उसमें कैच और ट्राई का ब्लॉक लगा दिया, जो कि चेक कर रहा है कि जो चीज डिवाइड हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जीरो हो। ये उसकी तस्वीर है। अगर मैं इसको पूरा करके दिखा सकूँ आप लोग को, नजर आ रहा है? नो सर। सर अब नजर आ रहा है, मैंने भी जूम कर दिया थोड़ा। तो ये वही पूरा प्रोग्राम है। आपने जब इस प्रोग्राम को रन करा तो आपके पास एरर जो है इस तरह का नजर आ रहा होगा। आप अक्सर देखो प्रोग्राम आपने, मुझे अब नहीं पता कि आप लोगों ने इसको बना के देख लिया है या नहीं, लेकिन अगर नहीं बना के देखे आपने प्रोग्राम जो मैंने आपको दिए थे तो काइंडली उन प्रोग्राम्स को बनाना शुरू कर दो, और अगर बनाना शुरू कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का आपको कुछ ना कुछ एरर नजर आया होगा। लेकिन समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हम सिर्फ नंबर्स वगैरह देख के या और डिफरेंट जो इंडिकेशन उसको देख के बता सकते थे लोग कि किस तरह का आपके पास एक्सेप्शन आ रहा है।
फिर इस प्रोग्राम के बाद तो इस प्रोग्राम के बाद फिर आपके पास आता है ये क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अभी तक जितने भी एक्सेप्शन देख रहे थे होगा वो प्रोग्राम के लिहाज से आए थे या वो आपके पास हार्डवेयर उसको या तो प्रोग्राम की वजह से आए थे या दूसरी किसी चीज़ की वजह से आए थे चेकिंग वगैरह करने के लिए। अब ये आगे वाला एक प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको टेस्ट टेम्परेचर चेक करना है और उस टेम्परेचर को क्योंकि पॉइंट्स में नहीं होता तो आपने सारी चीज़ लिख के आपने क्या लिखा ट्राई टेम्प डॉट शो टेम्प, जो भी टेम्प है उसको शो करो और फिर कैच करो। कैच क्या करना है, डिफरेंट तरह के आपके पास एग्जीक्यूशन हो सकते हैं, माइनस में ना आए, पॉइंट्स में आपका नहीं आ रहा हो, इस तरह की डिफरेंट आपके पास प्रोग्राम हो सकते हैं। फिर आता है आपके पास थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स। थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके पास, you can still have you can still have an object if it is either direct or indirect, delivered or derived from system.execution class. You can use a withdraw statement and in the each of the cache dot expectation key. यहाँ पे ये बताया हुआ है कि थ्रो करने के बाद ये है चाहे वो डायरेक्ट है या डायरेक्ट नहीं है किसी सिस्टम एग्जीक्यूशन क्लास से। सिर्फ यहाँ पे यही बात हो रही है कि आपको जितना भी प्रोग्राम है जब आप उसको बस एग्जीक्यूट करते हो, एरर आ गया, एरर के बाद जब आप उसको दोबारा से सॉल्व करते हो तो ये थ्रो बताता है कि आपको दोबारा से इसको पढ़ने या दोबारा से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है या नहीं। फिर उसके बाद आपके पास आता है सी हैश फाइल आयो। क्या चीज़ होती है आपके पास आयो? सर इसकी फुल फॉर्म तो बताएं। इनपुट आउटपुट। फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट होती है उसका। सर तो इजीली इनपुट आउटपुट बोल देंगे सर, आप आई ओ बोल रहे हैं, हमें कंफ्यूज कर दिए। कंफ्यूज की बात नहीं है, मैं इसलिए वजह से देखो मैंने ट्राई यही कर रहा था कि बिल्कुल एक ले से आपको सारी चीज़ें बता दूँ। वहाँ पे जाके जब आयो लिखा हुआ आएगा फिर आयो से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो फिर आप कहोगे कि आयो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हालांकि आयो आप पीछे से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, ये आपके पास इनपुट आउटपुट है। अब आयो होता क्या है, हम जब भी कोई फाइल उठाते हैं सही है तो उस फाइल के पीछे बहुत ज़्यादा वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इस फाइल पर क्लिक करा, बहुत सारी वर्किंग आपके पास स्टार्ट हो गई। अभी जो वर्किंग स्टार्ट हो रही है ये जिस फॉर्मेट के अंदर आ रही है या जो और डिफरेंट तरह किस तरह की चीज़ें हैं, फिर आप उसको अंदर ले आते हो। क्या इस तरह से कहोगे जो आपका आयोग है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को या कहोगे डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर से होता हुआ आपके कमरे तक जा रहा है। तो क्या आपके पास या किसी और के पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी अगर है तो भी ऐसे सिचुएशन में आप अपने डेटा को चेक करते हो कि डेटा के अंदर क्या इशू आ रहा है, फाइल को चेक करते हो फाइल के अंदर क्या इशू आ रहा है। जब भी हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर को ये नहीं पता चलता कि हमने कौन सी फाइल कहाँ से उठाई है। उसका तो काम ही होता है कि बस इस चीज़ को ये चीज़ जो है करा दो। फाइल आयो क्या करता है, फाइल आयो चेक करता है कि क्या ये फाइल जगह है भी या नहीं। ओके, फाइल आयो के अंदर क्या है हमारे पास, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा stored in a disk with a specific name and directly path। ठीक है, फाइल क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ अपने ड्राइव के अंदर सेव करी तो वो जस्ट उसके नाम के साथ चीज़ जाकर सेव नहीं हो जाती। कभी आप उसके बारे में आप आओ या उस फाइल के ऊपर आप क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेक करो तो आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, डिफरेंट तरह के पाथ नज़र आएंगे जिसके होते हुए वो फाइल कहीं पर जाकर सेव हुई है। When a file is opened for reading or writing, it become a stream।
ये कह रहा है कि अगर आप अपनी फाइल को, अपनी नहीं, अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो, सही है, फाइल आपने ओपन करी, जैसे आप फाइल ओपन करते हो तो वो फाइल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीम्स वगैरह के अंदर, डीसी वगैरह के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ गया। हाँ, कोई बात पूछनी है? नो सर। ओके, इसका तो आता है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कोई बात पूछनी है? नहीं पूछनी, ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रीम इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ बाइट passing through the communication path. There are two members, there are two main types of stream. Number one is input stream and the number two is output stream. The input stream is used for planning from the file, read operation and the output stream is used for writing it into the library. इसके बाद आपके पास आता है सी एच आई ओ क्लासेस। इस सी एस आई ओ क्लासेस के अंदर क्या क्या होता है? द सिस्टम आई ओ मैनेजेस, sorry, system I/O namespace has various classes that are used for performing various operations in the file. This ओके, फिर यहाँ पे नीचे आपके पास कुछ आईओ क्लासेस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सबसे पहले आपके पास आता है बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा आपके पास क्या कर रहा होता है? रीड करता है किसको? प्राइमिटिव डेटा फ्रॉम अ बाइनरी स्ट्रीम। अब आप सबको ये बात पता है कि कंप्यूटर जो है वो कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी की लैंग्वेज समझता है, सही है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो आपका कोई एक्सेप्शन आता है, जो आपकी बाइनरी डेटा होता कौन सा है? जी, कुछ कह रहे ये हो? प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा, हाँ जी। ये होता कौन सा डेटा कहलाता है ये? ओके, जब आप अपने डेटा को, जो बता रहा हूँ, जब आप अपने डेटा को एग्जीक्यूट करते हो या फाइल को एग्जीक्यूट करते हो, ये बात शायद मैंने आपको पहले ही बताई होगी, तो सिर्फ वो फाइल ओपन नहीं होती, उस फाइल के साथ हर चीज नोटिस हो रही होती है। यार ये फाइल यहाँ से आ गई, फिर इसने ठीक से माफी मांग ली, इसने वैसे ही सॉरी कर दिया, तो ये आगे हुआ है फाइल, ठीक है। ऐसे इंटरसेक्शन ऐसे इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए हम बाइनरी इंडेक्स का यूज करते हैं। फिर आता है बाइनरी राइटर। बाइनरी राइटर भी आपके उसी बाइनरी डेटा के अंदर लिखने का काम कर रहा होता है ना। फिर आपके पास आता है बफर स्ट्रीम। बफर स्ट्रीम क्या होती है? अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक नॉर्मल आपके पास सॉरी होगी, या एक नॉर्मल जो आपके पास डेटा है, आप उसको पहले स्ट्रीम करोगे बाइट्स के फॉर्मेट में, फिर अगर उसके अंदर कोई एरर है, ऐसी इशू है, तो फिर वो आपको बफर से हम सॉरी बफर स्ट्रीम बता देंगे। फिर आपके पास आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या रहता है कि यूज फॉर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, लेकिन डायरेक्टरी इन्फो और ड्राइव इन्फो हम बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर लेते हैं। फिर आपको बताता है फाइलिंग में अगर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन लाइफ। नंबर 5 है, फिर आता है आपके पास मेमोरी स्ट्रीम। इसके अंदर क्या होता है? यूज फॉर रैंडम एक्सेस टू एस्टिमेट डेटा स्टोर इन मेमोरी। या आपके रैंडम एक्सेस या रैम वगैरह को चेक करता है और फिर बताता है कि आप इसके अंदर कितने सारे गेम डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन
फिर आगे पास आता है पाथ फॉर्म। फिर इसके बाद आगे आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या करता है आपके पास, परफॉर्म ऑपरेशन ज्वाइन इन द ग्रुप। फिर आगे आता है स्टूडेंट यूज द ब्रेन चैनल फ्रॉम अ बाइट स्ट्रीम। ये तो काम हो रहे थे आपके पास स्ट्रीम रीडर पे और पाथ पे। फिर आगे आता है वेल। फिर बाकी वाले जो आगे वाला है वो आपके पास फिर जो है दो वो असाइनमेंट में है। यहाँ तक कोई बात पूछनी है किसी को? यहाँ तक कोई बात पूछनी है आप में से किसी को? हो सर। अरे ये क्या हो रहा है? जी सर। जी पूछिए। सर क्लास स्क्रीन चली गई। थोड़ा सा हैंग है, एक सेकेंड। नजर आ रही है फाइल? जी सर। ना अब हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो थोड़ा बहुत काम आता है वो जावा की तरफ का है। ओके ना, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे जावा। ओके, अभी तक जो आपने सी के प्रोग्राम देखे थे उसके अंदर आपको कोई बात पूछनी थी सी हैश के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम कुछ जावा के प्रोग्राम देखेंगे। हमने आज की क्लास में अभी तक जो देखा है वो आपका 16 और 17 और 18 जो लास्ट के दो टॉपिक थे वो देखे। अब आपके पास थोड़ा बहुत प्रोग्राम बचा है तो उस लिहाज से प्रोग्राम की बात करते हैं। ये आपके पास जावा का प्रोग्राम एक लिखा हुआ है, छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, जावा के प्रोग्राम लिखना, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको रन करके देखना, उनका आउटपुट जनरेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जावा के लिए आपको एज सच कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जावा के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं अपना नोटपैड, जो सिंपल आगे वाला नोटपैड और वर्डपैड वगैरह होते हैं, आप उसको यूज़ कर रहे होते हो अपने जावा के अंदर ना। लेकिन जावा के प्रोग्रामिंग करने से पहले आपके कंप्यूटर में ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक है आपके पास JRE, दूसरा आपके पास JDK। JRE stands for Java Runtime Environment. JDK stands for Java Development Kit। ये
आपको इजीली गूगल वगैरह से या दूसरी जगह से मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनके जो वर्जन्स हैं 1.9, 2, 3, 4 जो भी आप उठा रहे हो वो सेम रखिएगा। अगर JDK लेट से आपने JRE जो है वो 1.3 उठाया है और JDK आपने उठा लिया 1.4, तो ये दोनों आपस में वर्क नहीं करेंगे। अगर उसको 1.3 उठाया है तो JDK का भी 1.3 उठाना पड़ेगा। ये करते क्या है, ये बैक एंड पे हमारे जितने भी जावा के प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको बेस बनाते हुए आपका जो प्रोग्राम है उसको रन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम या दो प्रोग्राम आपके उसके देखे थे कंसोल बेस के। फिर आज की क्लास में हम कंसोल बेस वाले प्रोग्राम भी देखेंगे, ट्राई करेंगे, और एक दो प्रोग्राम हम अपने विंडोज़ बेस की भी देखेंगे कि अगर हमें किसी भी विंडोज़ को क्रिएट करना है, जैसे कि अभी आपको ये वर्ड की फाइल नज़र आ रही है, तो ये पूरा एक विंडो है। ये देखो ये साइड में ना पूरा एक फ्रेम बना हुआ है। ये पूरी एक विंडो खुलकर आई है जिसके अंदर मैं अपने हिसाब से वर्किंग कर रहा हूँ कि रूलर भी आपके पास गिवन है, बटन्स भी आपके पास गिवन है, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज, रूलर्स, सब कुछ आपके पास गिवन है। तो ये यहाँ तक बात क्लियर होगी? जी सर। ओके। सर ये प्रोग्राम सॉल्व किस पे करने हैं? किस वेबसाइट पे? ये वेबसाइट पर सॉल्व नहीं करना। अगर आप चाहो चेक करने के लिए तो आप W3 स्कूल के ऊपर जावा का जो पोर्शन बना हुआ है उसमें जाके जी भी सर। प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। वैसे अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हो तो आप सिंपल इन प्रोग्राम को लिख के भी आप यूज कर सकते हो। ओके सर हम लिखेंगे किस चीज पे, टाइप किस चीज पे करें प्रोग्राम? नोटपैड पे नोटपैड पे। सर इस पे रन हो जाएगा? नोटपैड पे जब आप जैसे हम अपने वर्ड वगैरह के ऊपर कोई फाइल सेव करते हैं तो हम उस फाइल को सेव करते हैं। लेट्स से मैंने अपने नाम से फाइल सेव करनी है तो wakaas.doc, या खैर जी आजकल सर। जो चल रहा है वो docx चल रहा है, सही है। तो इसकी फाइल को जब आप सेव करते हो तो आप सेव करते हो .java से, कुछ वर्जन्स में .j लिख के भी छोड़ सकते हो, सही है। लेकिन कुछ फंक्शन कुछ वर्जन्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको जैसे wakaas.java पूरा लिखना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? ठीक है सर। तो वहाँ पे आपके पास क्लास या मेन की बॉडी और इस तरह से होता था, यहाँ पे भी ऐसे ही है। आपने एक क्लास बनाई, सबसे पहला प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ ये हिस्सा आपका आउटपुट है। ये हिस्सा आपका आउटपुट है जो कि आपको नजर आता है आपके किस पे, कंसोल पे। अभी जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं ये कंसोल बेस। आपने लिखा क्लास नेम, क्योंकि मैं नेम एंड आईडी दे रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पे नेम दे दिया। फिर क्लास ओपन करी, उसके अंदर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। हमेशा यही लिखा जाता है अनटिल अनलेस कि आपका जो मेन है वो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड ना हो। अब मुझे सिर्फ नाम और आईडी शो करनी थी, सिर्फ नाम और क्या शो करना था मुझे, अपनी आईडी। तो आउटपुट के अंदर चाहिए थी। जावा के अंदर आउटपुट आप इस चीज से लिखते हो, system.out.print। ये कमांड आपके आउटपुट के लिए यूज हो रही होती है। किसके लिए यूज होती है? आपके आउटपुट के लिए। फिर आपने लिखा डबल ब्रैकेट में एनीथिंग आर्गुमेंट 0 प्लस \n योर आईडी। ये अब यहाँ पे ये जो एनीथिंग है ये एज इट इज आ जाएगा आपका आउटपुट में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर \n की वजह से यहाँ से आप नीचे आ गए। \n का काम यहाँ पे भी सेम वही है कि लाइन एंड करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाना। फिर योर आईडी, क्योंकि आपके इन डबल कोड में लिखा होता तो योर आईडी सेम ऐसे ही आ गया। अब अगर आप आगे देखो तो आपके पास ये कमांड एक लिखी हुई आ रही होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक इस तरह की कमांड लिखी हुई नजर आ रही है। ये है असल में आपके पास आर्ग्यूमेंट, ये है आपके पास असल में क्या, एरे। प्लस का साइन क्या करता है? प्लस का साइन क्या करता है कि यहाँ पे जो भी इस एरे के अंदर जो भी मैं इनपुट दूंगा वो प्लस कर देगा अंदर वाली चीज के साथ। अब देखो एनीथिंग और प्लस करके मैंने अपना नाम दिया था तो मेरा नाम आ गया, या योर आईडी प्लस करके आर्गुमेंट 2 दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब
इसको आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो प्रोग्राम बन रहा है ये कंसोल बेस के ऊपर है और कंसोल हमसे बार बार चीजें नहीं पूछ रहा। लेट्स से अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने इसको एरे के अंदर क्यों दिया और ये 0 और ये 1 क्यों है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो मुझे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ओके यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक लाइन मिस हो गई यहाँ पे। यहाँ पे एक और आ रही होगी इस तरह से नेम, यहाँ पे भी नहीं आएगा। इससे पहले आप लिखोगे जावा सी डॉट जावा सॉरी नेम डॉट जावा। इस तरह से आपका प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करना, बस आपने अपना प्रोग्राम लिख दिया नोटपैड में, आपने उसको सेव कर दिया। अच्छा, अब सेव करने का तरीका ये है कि आपको वो प्रोग्राम ले जाकर बिन के फोल्डर में सेव करना होगा। जहाँ पे जावा होगा वहाँ पे एक बिन का फोल्डर होगा, वहाँ पे आप जाके उसको लेट्स से सेव कर दोगे। अब आपने क्या करा, आपने सबसे पहले लिखा जावा सी। ये सी क्या करता है? सी इज फॉर कंपाइलेशन, कि आपका जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल कर दो। एग्जीक्यूट नहीं कर रहे अभी, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। अगर तो कोई कंपाइल टाइम एरर आएगा तो वो इस पहली लाइन के बाद ही मुझे नजर आ जाएगा। अगर कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा तो ये मेरी पूरी फाइल एग्जीक्यूट के लिए रेडी हो जाएगी। इफ इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ अब पहले तो हमने लिखा था जावा और पूरी सारी चीजें, अब हमें पूरी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ लिखते हैं जावा स्पेस जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है उसका नाम, जैसे हमने यहाँ पे नेम के नाम से बनाया था तो जावा स्पेस नेम। अब क्योंकि मुझे 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए तो मैं दोनों आर्ग्यूमेंट एक एक स्पेस के साथ लिख दूंगा। एक सेकंड मैं आपको ये चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, अब वकास अहमद सिद्दीकी, ये देखो अलग अलग वर्ड थे, ये शो करने के लिए मैंने लिखा है। अलग अलग वर्ड थे लेकिन अलग अलग वर्ड आप नहीं यूज करते। जैसे आप अलग वर्ड करोगे तो वो उस एरे इंडेक्स से बाहर चला जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। मुझे इन तीनों चीजों को साथ में लिखना था तो मुझे इनके बीच में अंडरस्कोर लगाने पड़े, वकास अंडरस्कोर अहमद अंडरस्कोर सिद्दीकी। दूसरे आर्ग्यूमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, बीच में एक स्पेस दूंगा और फिर उसके बाद मैं अपना दूसरा आउटपुट भी यहीं पे लिख दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास लिखा आ रहा होगा एनीथिंग, और एनीथिंग के बाद ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये उठकर यहाँ पे इसकी जगह पर आ जाएगा। फिर बैकस्लैश एन है तो बैकस्लैश एन के मतलब ये है कि मेरी लाइन चेंज हो गई। लाइन चेंज होते ही पहले ये चीज प्रिंट हुई योर आईडी, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट 1 जो कि ये वाला था ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसी तरह से आप डिफरेंट फॉर्मूलेस को भी क्या कहना चाहिए यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी इंटीजर डॉट ट्रेस int, इंटीजर डॉट ट्रेस int। अगर फ्लोट है तो फ्लोट डॉट ट्रेस फ्लोट। मैं आपको लास्ट पीपीटी के अंदर दिखा चुका हूँ जो जावा की थी। फॉर्मूला लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर वही उसी तरह से आपने दोनों तीनों चीजें प्रिंट करनी अलग अलग लाइन पे। अब ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो मेन है वो स्ट्रिंग के अंदर अपना आउटपुट जनरेट कर रहा था। तो हमें इस पूरे फंक्शन को, या जो हम बाहर से जो आउटपुट देते वो इस आर्गुमेंट में जा रहा था। जो हम बाहर से आउटपुट दे रहे हैं ये वी आई का या आर का, वो इसके अंदर आ रहा था। अब ये तो है स्ट्रिंग, अब मुझे तो यहाँ पे चाहिए क्या, int। तो मैं उस स्ट्रिंग को int में कन्वर्ट करने के लिए ये वर्ड लिख रहा हूँ इंटीजर डॉट ट्रेस इन int। हर दफा लिखा जाएगा जब भी मुझे किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। फिर वही सेम तरीका आपके प्रोग्राम को लिखने का और एग्जीक्यूट और कंपाइल करने का। फिर ये एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चेक किया है, इसके अंदर आपने ए साइन से मुराद ये है साइन इनवर्स 1/sin का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपने रैंडम की कमांड यूज की है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो साइन तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपने साइन वाला बात भी बता देता हूँ। यहाँ तक आपको कोई बात इशू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे भी आपने प्रोग्राम को देखा है। प्रोग्राम 4 के अंदर ओके आपकी ये क्लास एंड होने वाली है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है तो फिर हम यहीं ए साइन से आगे विंडोज के प्रोग्राम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। ओके सर। बात क्लियर है? ठीक है सर।